हेलो स्टूडेंट्स, पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था अक्षीय लाइन पर। ठीक है, अक्षीय लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आया था टू kp/r³। ठीक है, ये हमारे पास अक्षीय लाइन पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें ये मिला था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ट्रांसवर्सल या इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्सल लाइन। आज जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्सल लाइन, निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। निरक्ष पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, किसके? डाइपोल के, द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित। तो वही बात, डाइपोल बनाइए। डाइपोल बनाने का अपना तरीका, लेफ्ट साइड में -q +q, बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगी, वो होगी 2a। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो इधर वाली डिस्टेंस भी a है और इधर वाली भी a है, मिलके हो गई 2a। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन कहलाती है इसकी इक्वेटोरियल लाइन, जो सेंटर से बिल्कुल 90 डिग्री पर लेनी है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है जो कि इस सेंटर से r दूरी पर स्थित है। इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने कोई पॉइंट माना है, यह जो पॉइंट है ये सेंटर से r दूरी पर स्थित है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा। यह वही पॉइंट है जो इक्वेटोरियल लाइन पर रखा है, और यही हमारा टॉपिक था। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्सल लाइन पर। ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी हमें कोई भी पॉइंट रख दो एक, और उस पे अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पॉइंट चार्ज बना सकता है। यहां दो चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों चार्ज अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। मैंने यहां एक टेस्ट चार्ज रखा Q नोट। अब यह प्लस Q चार्ज इस Q नोट पर फोर्स लगाएगा। यह टेस्ट चार्ज है जिसे हम हिंदी में परीक्षण आवेश बोलते हैं। यह बहुत ही छोटा धनात्मक आवेश होता है, एक टिनी पॉजिटिव चार्ज होता है। यह प्लस Q चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। ये इस पे फोर्स लगा रहा है वो हमें नहीं देखना है, हमें केवल इससे मतलब है इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये प्लस Q चार्ज है जो इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का कि रिपल्शन का। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा और फोर्स लगता है कूलम्ब फोर्स, जो कि अलोंग द लाइन होता है। ये आया, ये आया, इस तरफ फोर्स लगा। और हम जानते हैं कि जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस जगह मिला इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक है, ये माइनस Q चार्ज इस Q नोट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये आएगा इस तरीके से। ये बन के आएगा इस तरीके से, और ये फोर्स लगा, ये रहा। अब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो मिल रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपल हो जाते हैं। बट ये ना सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होंगे तो जोड़ देंगे, अपोजिट होंगे तो घटा देंगे। ये न तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इनकी डायरेक्शन आ रही है डिफरेंट। इनकी जो डायरेक्शन मिल रही है वो डायरेक्शन मिल रही है हमें अलग अलग। तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाती है, और हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वहां दो फोर्स मिलेंगे, या ये कह दें कि दो लाइनें एक दूसरे को काटना संभव नहीं करती है। ठीक वही बात आ रही है, यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए हैं जो कि संभव नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसे कंपोनेंट में बनाना होगा। अब कंपोनेंट के लिए देखिए, सबसे पहले मैं इस E1 का कंपोनेंट बना रहा हूं। ये कंपोनेंट कहलाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये आया, ये E1 बीच में आ चुका है 90 डिग्री के एंगल पर। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना, इनके बीच में ये आ चुका है। ठीक है, इनके बीच में ये पोजीशन बन के आई है। ये जो एंगल है, ये एंगल हमने माना यहां थीटा। तो एक कंपोनेंट तो आएगा ये वाला, ये Q नोट एक बार मैंने हटा दिया यहां से, ये लो, ये कंपोनेंट आएगा ये। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, पैरेलल लाइन आ गई, ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, काट रही है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या आएगा, थीटा। ये अगर थीटा है तो इसने इसके साथ थीटा बनाया है, तो ये कंपोनेंट होगा E1 कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा E1, नहीं, ये नहीं है थीटा, सॉरी, ये नीचे की ओर बन रहा है ना, ये वाला थीटा आएगा। ये थीटा नहीं है, ये वाला आएगा, गलत लिख दिया मैंने। ये थीटा, तो ये थीटा आएगा, सेम माहौल बन रहा है। ये अगर थीटा है तो ये वाला बनेगा E1 कोस थीटा,
और ये बन के आएगा E1 साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से E2 के कंपोनेंट बनाइए। E2 के कंपोनेंट भी देखिए, ये थीटा, तो ये देखो Z बना, ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट जो बन के आया है, ये वाला कंपोनेंट, ये कहलाएगा E2 कोस थीटा। ये कंपोनेंट आ गया आपका E2 कोस थीटा, और ये वाला बन जाएगा E2 साइन थीटा। अब आप एक चीज देखिए, ठीक है, ये दो कंपोनेंट आ गए। अब क्यों ना हम एक काम करते हैं, पहले E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं, कितना आता है कितना नहीं आता है। ये कंपोनेंट तो मैंने बता दिए यहां पर आपको डायरेक्ट, तो पहले E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं, कितना आता है कितना नहीं आता है। ये डिस्टेंस कितनी है R, ये कितनी है A, ये एंगल बना यहां पर 90, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये वाला। अगर ये राइट है, ये R है, ये A है, तो ये डिस्टेंस बनेगी अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये भी वही है, सेम डिस्टेंस है दोनों। E1 की वैल्यू देखिए क्या आती है, KQ बट्टे R स्क्वायर, तो ये आएगा KQ प्लस का है, तो ये आ गया KQ अपॉन बीच की डिस्टेंस, ये वाली कूलम फोर्स यहां लग रहा है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन कैपिटल A पॉइंट। डायरेक्शन किधर आएगी बताओ, सोचो जरा। ये आएगी अलोंग प्लस Q2A। क्यों, ये देखिए E1 की डायरेक्शन प्लस Q से A की ओर ये एरो लगाया हुआ है, ठीक है। E2 देखिए क्या आएगा, KQ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, इसलिए माइनस साइन शो नहीं होगा। यह आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन को अलग शो कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग A2 माइनस Q। क्या E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है क्या E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन न तो सेम है ना ही अपोजिट है। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ना ये जुड़ पाए ना घट पाए, और हमें इसको यहां पर कंपोनेंट बनाने पड़े। इसके कंपोनेंट में हमने देखा E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में मिले हमें। ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में मिलने के कारण ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही लाइन पे है, अपोजिट डायरेक्शन में होने का कारण कैंसिल हो गए। और E1 cos थीटा की डायरेक्शन भी यही है, E2 cos थीटा की डायरेक्शन भी यही है, और ये ऐड हो गए। और हमें यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो मिला
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 तो सेम है, तो ये मिल गया E नेट बराबर 2E1 cos थीटा। E नेट हमें मिलके आ गया, दोनों ऐड हो गए, E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल हुआ था, हमें E नेट मिला 2E1 cos थीटा। क्लियर? अब आगे देखो, E1 की वैल्यू हमारे पास है KQ/R²। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। cos थीटा देखिए, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, cos होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है? दोबारा ये ट्राइंगल देखिए, ये 90, ये थीटा, ये लाइन बन गई बेस, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, तो ये मिल गया cos थीटा A/R² प्लस A² का अंडर रूट, या लगा दो पावर हाफ। ठीक है, सो फ्रॉम, अब E1 और cos थीटा का मान यहां पुटअप करेंगे। देखिए E1 का मान ये रहा आपके पास, cos थीटा हमने अभी निकाला है A/R² प्लस A² की पावर हाफ। कैसे निकाला दोबारा देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बेस बाई हाइपोटेनियस किया, ये वैल्यू यहां रख दीजिए इक्वेशन 3 में, फ्रॉम इक्वेशन 3 E नेट जो हमें मिला वो मिला 2E1 का मान है KQ/R² प्लस A² इंटू R² प्लस A² की पावर हाफ। थोड़ा सा और सोल्व कीजिए, थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये मिलेगी, वैल्यू आएगी 2AQ, मैं यहां लिख देता हूं, K बार आ गया, K2AQ को साथ में ले लिया, अपॉन R² प्लस A² की पावर हाफ और 1 में ऐड होके हो गई 3/2। K2AQ अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। ये चीज क्या है? ये वाली डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये बन गया KP अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। E नेट आ गया KP अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। अब आगे देखिए, ये डिस्टेंस R है, और मैंने बताया था ये बहुत कम दूरी है, यहां हमने इसको शो किया है डायग्राम में बहुत ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है ये, बट एक्चुअल में जब दो पार्टिकल आपस में आके चिपक जाएंगे, जैसे ये रही, ये अंगुली का सेंटर, ये दूसरी अंगुली का सेंटर। ठीक है, मान लीजिए ये थे दो डाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आके इस तरीके से जुड़े। ठीक है, तो अब इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी बहुत कम है, और इसका ये होगी 2a, ए तो और कम हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो और कम हो गया, तो हम लिखेंगे A² इज वेरी वेरी लेस देन R², देन R² प्लस A² अप्रोक्स कहलाएगा R²। ये तो बहुत कम है ये, इसलिए तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये R² के बराबर आ जाएगा। तो इससे जब हम आगे सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है E नेट बराबर KP अपॉन
आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये पावर कैंसिल हो गई और ई नेट हमारे पास आ गया KP अपॉन आर क्यूब। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में आप देखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में आता है ई नेट KP अपॉन आर क्यूब। ये लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म में, ये नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा अक्षीय लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया है। ये हमने डाइपोल लिया, ठीक है, ये सेंटर से लाइन निकाली बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है इसकी। इस इक्वेटोरियल लाइन पे यहां मैंने एक पॉइंट माना ए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन ये आ गई। माइनस क्यू चार्ज के कारण आया KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन आ गई A2 माइनस क्यू। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। यहां हम अपोजिट और सेम डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन होगी डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम होती तो दोनों ऐड हो जाती। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होती तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते, घट जाते। लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या करना होता है, वहां हमें कंपोनेंट बनाने होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये E1 की डायरेक्शन थी, इस E1 की डायरेक्शन के सबसे पहले कंपोनेंट बनाए। ध्यान से देखना, कंपोनेंट बनाए, ये बीच में आ गया, ये 90 बन गए दो कंपोनेंट, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये बन गया E1 कोस थीटा, ये कंपोनेंट, ये आ गया E1 साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से E2 के कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट ये आया, दूसरा ये वाला आया, ये Z बना तो ये थीटा बन गया यहां पर, तो ये आया E2 कोस थीटा और ये मिलके आया E2 साइन थीटा। हमने देखा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए कैंसिल। और E1 कोस थीटा और E2 साइन थीटा सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये ऐड हो गए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 2E1 कोस थीटा। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ये वाली है इसकी, माइनस प्लस Q2 माइनस Q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, E1 और कोस थीटा ये दो वैल्यू है। E1 हमें पता है, कोस थीटा और अगर हम निकाल लेते हैं, दोनों वैल्यू पुट अप करके सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे। कोस थीटा का मान हमने लिया A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, बेस बाई हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू यहां रखी हमने E1 और कोस थीटा दोनों की। थोड़ा सोल्व किया, 2AQ बन गया P, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बहुत छोटा आर स्क्वायर के कंपेयर में, तो ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। KP अपॉन आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे देखिए क्या करते हैं। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है तो बताइए, आगे चलें। एक्सियल लाइन और डाइपोल की एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का अगर अपन कंपेयर करें तो आप ये बताइए कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक्सियल लाइन पर। कंपैरिजन करते हैं, ई एक्सियल होता है 2KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये आया 2 KP अपॉन आर क्यूब कौन है, ई इक्वेटोरियल या ई ट्रांसवर्सल हो रहा। ठीक है, यह आएगा 2 इंटू ये बन गया ई ट्रांसवर्सल, मतलब
एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? एक्सियल। कितना? डबल। किसका? ट्रांसवर्सल लाइन का, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया था, जो आया था KQ/R²। KQ कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया था (1/R²). डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/R³। ये देखिए, ये कांस्टेंट टर्म 2Kp, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज और डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्ग होता है। एक पॉइंट चार्ज और डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होता है, तो आप देखिए, R जितना कम होगा E उतना ज्यादा होगा। R जितना ज्यादा होगा E उतना कम है। दोनों केस में R कौन सा ज्यादा है? यहां R ज्यादा है, पावर 3 हो रही है। R³ हो रहा है, ये स्क्वायर ही हो रहा है। ये R ज्यादा है, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है कंपेयर टू पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। और डाइपोल में ही देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होता है, और वो इक्वेटोरियल लाइन के 2 टाइम्स होता है।